नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहराई वाले विषय पर बात करने वाले हैं। आज हम जिस नजरिए की बात करेंगे वो मानव समाज को सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतों या भीड़ की तरह नहीं, बल्कि एक जीवित, सांस लेते हुए जैविक जीव के रूप में देखता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विषय की गहराई में उतरते हैं और समाज के इस अनोखे जीव विज्ञान को समझते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रकार्यवाद आखिर है क्या। फिर हम एमिल दुर्खीम के मशहूर दृष्टिकोण को देखेंगे। उसके बाद इसके 5 मुख्य आधारों पर बात करेंगे और अंत में देखेंगे कि मानव विज्ञान में इसका कैसे इस्तेमाल हुआ, खासकर ब्राउन और मेलिनोस्की जैसे दिग्गजों के विचारों के जरिए। चलिए सीधे अपने पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। प्रकार्यवाद आखिर है क्या? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास का ये पूरा समाज, क्या ये सिर्फ लोगों की एक बेतरतीब भीड़ है, या फिर क्या ये एक इंसानी शरीर की तरह काम करता है, जहां हर एक अंग, चाहे वो हमारा परिवार हो, कानून हो या फिर धर्म, जिंदा रहने के लिए एक बहुत ही खास और जरूरी भूमिका निभाता है? बिल्कुल, इसी सोच को हम प्रकार्यवाद यानी फंक्शनलिज्म कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये समाज को एक ऐसे पूरे सिस्टम के रूप में देखता है जिसके सभी हिस्से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हर एक हिस्सा इस पूरे सिस्टम को बचाए रखने में अपना पूरा पूरा योगदान देता है। वैसे तो इस आइडिया की जड़ें बहुत पुरानी हैं, प्लेटो और अरिस्तु के ज़माने की, लेकिन 20वीं सदी में यह समाज को समझने का एक बहुत ही ताकतवर टूल बन गया। अगर हम 19वीं सदी में थोड़ा पीछे जाएं, तो ऑगस्ट कॉम्टे जैसे विचारकों ने प्राकृतिक विज्ञान के तरीकों का इस्तेमाल करके समाज के काम करने के नियम खोजने की कोशिश की थी, और यहीं से एक बहुत बड़ा बदलाव आना शुरू हुआ, प्रत्यक्षवाद से प्रकार्यवाद की ओर। लोग समाज को एक मशीन की बजाय एक जीव की तरह देखने लगे थे। अब हम आते हैं एमिल दुर्खीम पर, जिन्हें शुरुआती समाजशास्त्र का एक बहुत बड़ा डायग्नोस्टिशियन या रोग निदानकर्ता माना जा सकता है। दुर्खीम ने एक बहुत ही कमाल की बात कही। उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र को जीव विज्ञान या फिलॉसफी से बिल्कुल अलग होना चाहिए। उनका मानना था कि हमें सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए। ये काम करने, सोचने और महसूस करने के ऐसे तरीके हैं जो हम में से किसी एक व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं होते, बल्कि बाहर से हम पर असर डालते हैं, और इन्हें बिल्कुल किसी भौतिक वस्तु की तरह वैज्ञानिक तरीके से परखा जाना चाहिए। उनका चीज़ों को देखने का नज़रिया बड़ा ही दिलचस्प और दो तरफा था। वो हमेशा 2 चीज़ें खोजते थे। पहला, वो ऐतिहासिक कारण जिसने किसी सामाजिक घटना को जन्म दिया, और दूसरा, बिल्कुल अलग तरीके से, वो ये देखते थे कि वो घटना समाज में तालमेल या सामान्य सद्भावना बनाए रखने में क्या फंक्शन या कार्य कर रही है। इसे ऐसे समझिए, दुर्खीम डार्विन के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाले आइडिया को समाज पर लागू नहीं करना चाहते थे। उनका मानना था कि श्रम विभाजन यानी लोगों के बीच काम का बंटवारा आपस में कोई प्रतियोगिता नहीं बढ़ाता, बल्कि यह लोगों को एक दूसरे पर निर्भर बनाता है, उनमें एकजुटता लाता है। इसी तरह उन्होंने देखा कि धर्म लोगों को एक नैतिक समुदाय में बांधने का काम करता है, जिससे सामूहिक एकता बनती है। और यहाँ एक बात आपको सच में हैरान कर देगी। दुर्खीम मानते थे कि समाज में थोड़ा बहुत अपराध होना एकदम नॉर्मल है। जी हाँ, क्योंकि जब कोई अपराध होता है तो पूरा समाज उसके खिलाफ एकजुट हो जाता है, जिससे समाज की नैतिकता और मजबूत होती है। ये केवल तब एक बीमारी या पैथोलॉजिकल बनता है जब अपराध इतना बढ़ जाए कि वो पूरे सिस्टम को ही खतरे में डाल दे। तो इन सब बातों को अगर हम एक रूल बुक की तरह देखें तो प्रकार्यवाद के 5 मुख्य आधार निकल कर आते हैं। ये 5 ऐसे पिलर्स हैं जिन पर पूरा प्रकार्यवाद टिका है। पहला, समाज एक जीव मंडल की तरह एक पूरा सिस्टम है। दूसरा, इसके सभी हिस्से आपस में गहराई से जुड़े हैं। तीसरा, हर एक हिस्सा पूरे समाज के लिए कोई ना कोई जरूरी काम करता है। चौथा, अगर आप किसी एक हिस्से में बदलाव करेंगे तो बाकी हिस्सों पर भी उसका असर जरूर पड़ेगा। और पांचवां, पूरा समाज सिर्फ अपने हिस्सों का जोड़ नहीं है, बल्कि उसकी अपनी एक अलग और बड़ी पहचान होती है। इस थियरी को समझने के लिए ये एकदम परफेक्ट चेकलिस्ट है। चलिए अब देखते हैं कि किताबों से निकलकर ये थ्योरी असल दुनिया में यानी मानव विज्ञान या एंथ्रोपोलॉजी में कैसे काम आई। साल 1922। इस साल को तो एंथ्रोपोलॉजी में चमत्कारों का साल यानी एनिस मिराबिलिस कहा जाता है। इसी साल फील्ड वर्क पर आधारित कुछ ऐसी किताबें पब्लिश हुईं जिन्होंने प्रकार्यवाद के इस्तेमाल का तरीका हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस समय एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया।
19वीं सदी में विद्वान सिर्फ इस बात का अंदाजा लगाते रहते थे कि अतीत में समाज कैसे विकसित हुआ होगा। लेकिन 20वीं सदी में फोकस पूरी तरह से बदल गया। अब लोग ये देखने लगे कि समाज यहाँ और अभी यानी वर्तमान में कैसे काम कर रहा है। काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल गया। पहला बदलाव, आराम कुर्सी से उठकर लोग असल दुनिया में फील्ड वर्क करने गए। दूसरा, अतीत के अनुमानों को छोड़कर वर्तमान का अध्ययन शुरू हुआ। तीसरा, पूरी दुनिया को एक साथ समझने के बजाय छोटे और विशिष्ट समाजों पर ध्यान केंद्रित किया गया। और चौथा, ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि व्यावहारिक ज्ञान पर जोर दिया गया ताकि समाज की समस्याओं को असल में सुलझाया जा सके। आखिर में बात करते हैं इस फील्ड के दो बहुत बड़े दिग्गजों की, रैडक्लिफ ब्राउन और ब्रोनिस्लाव मैलिनोस्की। इन दोनों के बीच की वैचारिक डिबेट बहुत ही शानदार है। रैडक्लिफ ब्राउन का पूरा फोकस इस बात पे था कि समाज का ढांचा कैसे बना रहता है और समाज कैसे सरवाइव करता है। वहीं दूसरी तरफ मैलिनोस्की का फोकस इंसानों की बुनियादी जैविक ज़रूरतों पर था कि कैसे संस्कृति एक इंसान को जिंदा रखने में मदद करती है। मज़े की बात तो ये है कि रैडक्लिफ ब्राउन को खुद प्रकार्यवाद शब्द ही पसंद नहीं था। वो समाज की हेल्थ या स्वास्थ्य की बात करते थे। उन्होंने कहा कि कोई भी समाज एक स्पेक्ट्रम पर होता है। एक तरफ है यूनोमिया यानी एकदम स्वस्थ और एकजुट समाज, और दूसरी तरफ है डिसनोमिया यानी ऐसा समाज जो बीमार है या टूट रहा है। दूसरी तरफ मैलिनोव्स्की का फंडा एकदम सीधा था। उनका मानना था कि समाज की हर एक सांस्कृतिक संस्था हमारी किसी न किसी बायोलॉजिकल जरूरत को पूरा करने के लिए बनी है। जैसे शरीर को ऊर्जा चाहिए, मेटाबॉलिज्म, तो भोजन प्रणालियां बन गई। प्रजाति को आगे बढ़ाना है तो परिवार और नातेदारी बन गई। और शारीरिक आराम चाहिए तो इंसान ने घर और आश्रय बनाना सीख लिया। तो इन सारी बातों को समझने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा सवाल उठता है। अगर समाज का हर एक हिस्सा, चाहे वो हमें कितना भी अजीब क्यों ना लगे, इस पूरे सिस्टम को बनाए रखने के लिए कोई ना कोई ज़रूरी काम करता है, तो आज के इस दौर में जो इतने बड़े और विघटनकारी बदलाव हम देख रहे हैं, वो हमारे आज के इस सामाजिक जीव को जिंदा रखने में क्या भूमिका निभा रहे हैं? इसी सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है समाज को देखने का ये नया नज़रिया आपको सोचने पर मजबूर ज़रूर करेगा।